बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ ईशा अदना और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और आगाज़ की जो दिलचस्प खबर है आज की वो ये है कि कोपेमाई जो है जान जोखों का काम तो है ही, लेकिन वहाँ पे अगर इमदाद पहुँचानी हो, कोई चीज़ कुछ सामान पहुँचाना हो या वापस लाना हो तो बड़ा ही चैलेंजिंग होता था और नामुमकिनात में से एक था। लेकिन अब नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट है। दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसके ऊपर ड्रोन पहुंचाया गया है विद लगेज जनाब। बिल्कुल, जो लास्ट टाइम भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था लास्ट ईयर, ताहम अब इस मसले के हल की तरफ जो है वो काफ़ी कोशिश और काबशी हो रही है। एक अहम कदम मजीद उठाया गया है। अब ड्रोन भी माउंट एवरेस्ट की सैर करेंगे। सिर्फ सैर नहीं करेंगे बल्कि जिस तरह से जुनैद बता रहे हैं कि लगेज ऊपर पहुंचाया, इस तरह से अगर कोई ऊपर फंस गया है उसको रेस्क्यू किया जा सकेगा और फिर उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहाँ पर पहुँचाए जा सकते हैं। हिफाजती बहुत सारा जो सामान है वो वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। तो ये फ्लाई कार्ट 30 नामी 30 ये इसका नाम है, फ्लाई कार्ट 30 नामी ड्रोन है जो इसमें इस्तेमाल किया गया है जनाब। नेपाली ड्रोन सर्विस कंपनी है और इसने बेस कैंप से 3 ऑक्सीजन सिलेंडर कोपेमाऊ तक पहुँचाए हैं। बहुत ही बड़ा कारनामा है, यकीनी तौर पर रेवोल्यूशन इसको कहा जाए साइंस की दुनिया में। और ये 20,000 फीट की बुलंदी पर है जिस पर ये पहुँचाया गया है ड्रोन की मदद से। अच्छा, ड्रोन पहले तो हम सब देखते थे कि वो शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ड्रोन किसी भी जगह के मनाजर को पिक्चराइज करने के लिए, वहाँ के खूबसूरत मनाजर को कैमरे में मौक़ियत करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सामान की रसाई के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर वो भी इतनी बुलंद तरीन चोटी के ऊपर। वेट है इशाल, 15 केजी ये वेट लेकर ये गया है ड्रोन। और वहाँ से कुछ जो एक्स्ट्रा सामान होता है, एक कचरा होता है, वहाँ से नीचे लाने का भी इसने काम किया है। तो एक सक्सेसफुल प्रवास थी। इससे पहले जिस तरह आप बता रही हैं कि ये दूसरी एक्सपेरिमेंट था और ये भी कामयाब रहा है, तो इसको मज़ीद इनोवेट किया जाएगा, इसमें बेहतरी लाई जाती रहेगी, इसको मज़ीद पावरफुल भी बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा वेट भी लाए और ले जाया जा सके। तो एक नए दौर का आगाज़ इसे समझा जा रहा है। कोपेमाऊ को सामान पहुंचाने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल करने का अपनी नौयत का ये पहला मिशन था और फिर इस ड्रोन से वापसी पर कचरा लाने का काम भी किया गया और जो कि कामयाब एक्सपेरिमेंट रहा और इंशाल्लाह आइंदा भी इसके अंदर बहुत सारी कामयाबियां समेटते रहेगा। हम यहाँ पर टॉप 5 स्टोरीज शामिल करते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PSL 10 की। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मुल्तान स्टेडियम में आज मद्दे मुकाबिल होंगे। यानी कि PSL ने रुख कर लिया है मुल्तान का, तो मुल्तान के शायकीन तैयार हो जाएं। दिलों की धड़कनें तो पहले ही तेज़ थीं और क्रिकेट जो फीवर है वो अपने उरूज पर है। उम्मीद करते हैं मुल्तान के जो फैंस हैं वो एंजॉय करेंगे इस मैच को। उनकी अपनी टीम भी खेल रही है, लेकिन जीतेगा बहरहाल वही जो अच्छा खेल पेश करेगा, जो किस्मत का सिकंदर होगा। आखिर जीत उसी के नाम। बिल्कुल। इसके अलावा आज बात होगी नाजरीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन है, वर्ल्ड अर्थ डे आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि अपनी ही हमारी ज़मीन है, इसको किस तरह से महफूज रखना है, इसको तबाह किए बगैर, इसको बिगाड़े बगैर, इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए आज अर्थ डे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। उसके बाद आपको बताएंगे बच्चों के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है, मैट्रिक या O लेवल, क्योंकि पेरेंट्स की परेशानी सबसे बड़ी यही है, कंफ्यूज होकर रह गए हैं बच्चे भी और उनके वालिदैन भी कि बच्चों को O लेवल करवाया जाए या फिर मैट्रिक ठीक रहेगा। इस पर भी होगी तफसील से बात, माहिरीन की राय ली जाएगी। और फिर बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी की। साइबर हमले क्या होते हैं और उनका तदारुक कैसे मुमकिन हो सकता है। टेक्नोलॉजी आए रोज़ नित नए संग मील उबूर कर रही है, लेकिन इस तरक्की के साथ, इस इनोवेशन के साथ साथ कितना सिक्योरिटी रिस्क है, कितना ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, ख़तरे का बायस बन सकता है, इसका भी जायज़ा लेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि आंवले में छुपा है बालों और जिल्द की दिलकशी का राज। किस तरह से आप अपने बालों को और अपनी जिल्द को खूबसूरत बना सकते हैं एक छोटे से आंवले के साथ। इस पर भी तफसील से होगी बात। और उसके बाद जी हम सबसे पहले अपने टॉपिक की जानिब आ जाते हैं, PSL का मैच, क्योंकि कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दी है और कराची किंग जो है वो छाया रहा। पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस इस बार फिर पेशावर ज़ल्मी के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर परफॉर्म कर सके, लेकिन एक के बाद एक नाकामी जो है उनके लिए सवालात पैदा कर रही है। HBL PSL
10 जिसका 10वां सीजन तो चल रहा है। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से नाज़रीन शिकस्त दी है। कुछ मायूसी पाई जाती है ज़ल्मी के फैंस के लिए। पी जमीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज के मैच की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कहेंगे मीर साहब, ज़ल्मी के लिए बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ख़ास तौर पे अगर हमारे दोनों ही कप्तान हो, रिजवान की टीम हो या साबका कप्तान है बाबर, उन पे सवालात भी उठ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी टीम्स भी नहीं जीत पा रही, पॉइंट्स टेबल पे भी देखा जाए सबसे आखिरी पोजीशन पे हैं, तो हो क्या रहा है ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बस नॉर्मल चीज है जुनैद। ये आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको देता हूँ लाहौर कलंदर्स का। ये पहले आप ओवर द पीरियड आप देख लो, ये बिल्कुल नीचे होते थे, हार बिल्कुल बस ये बाहर हो गए, लेकिन एंड में आप देख लो लाहौर कलंदर की क्या परफॉर्मेंस। यही टीम आप कराची किंग्स को भी देख लो। अब बात आती है कि ज़ल्मी मेरी नजर में इसके अंदर वो रिदम नहीं है जो कि होना चाहिए। तो बेसिकली लेकिन ये तो नहीं है कि अब हम कह लीजिए इसको बिल्कुल आप राइट ऑफ कर दो। ज़ल्मी विल रीग्रुप, रीफाइट, रिफ्रेश एंड रीस्ट्रैटेजाइज। साहब, हमने देखा कि बाबर आजम ने पिछले 3 मैचेस में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। पहले मैच में 0 पर आउट हुए, दूसरे मैच में वो 1 रन बना पाए और तीसरे मैच में उन्होंने 2 स्कोर किया। अब हम देख रहे हैं कि उनकी भी परफॉर्मेंस कुछ बेहतरी आई है, उसमें बतदरीज ही सही बेहतरी आ रही है। उन्होंने 46 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम को वो 46 रन भी उनके सहारा नहीं दे पाए। तो क्या समझते हैं कि कहां पर गलतियां कर रही है? क्योंकि आप कह रहे हैं पेशावर ज़ल्मी उस तरह से फॉर्म में नजर नहीं आ रही है, थोड़ा सा सफर तो कर रही है पेशावर ज़ल्मी, लेकिन किन वजूहात की बिना पर? इसके 2 सवाल हैं शाल। एक कि अब तो कई पाकिस्तान में लोग हैं कि नहीं जी अब बाबर आजम खत्म हो गया है, इसको बिल्कुल ना करो, ये ना करो। बिल्कुल आपने सही कहा है, उसके 3 मैचेस इतने अच्छे नहीं गुजरे, बट एट द एंड ऑफ द डे बड़े बड़े प्लेयरों का एक आप कह लो कि एक ऑफ सीजन हो जाता है, ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये रिटर्न जरूर करते हैं। बाबर बहुत टैलेंटेड लड़का है और अब 46 रन से ज़ल्मी को ये नहीं है कि उस पर बिल्कुल बैंक करें कि बाबर नहीं जताना है। ये 11 आदमियों की टीम होती है और 11 को मिलके इस पे खेलना पड़ता है। तो बाबर एक ऐसा एक बीच में कॉक जिसको हम कहते हैं वो फिट हो जाता है कि जिसकी हमने बड़ी परफॉर्मेंसेस देखी हैं और ज़ल्मी वगैरह ये इस पे बहुत डिपेंड करते रहे। फिर साहब ऐसे पॉइंट्स बोर्ड पर अगर देखें तो कराची किंग भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो क्या समझते हैं स्ट्रेटजी नहीं है अच्छी, या पीएसएल को उस तरह से सीरियस नहीं लिया जा रहा? ग्राउंड्स भी खाली नजर आते हैं, प्लेयर्स भी उतने संजीदा होकर नहीं खेल रहे हैं, तो इसकी वजह ये हो सकती है कि पीएसएल को इतना संजीदा नहीं लिया जा रहा, ना शाकीन क्रिकेट की जानिब से, ना ही प्लेयर्स की जानिब से? एक ये जो आपने कहा कि ग्राउंड से बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। किसी में अकल है, किसी में अकल है। अब ये सारे चेयरमैन को ब्लेम करेंगे, ये जो मार्केटिंग वाले रखे हुए हैं। और भाई तुम तो हर दिन आप स्कूल्स को कहो कि भाई आप अपने 200 बच्चा भेज दो, 100 बच्चा भेज दो, और ये बच्चे जाके देखें जो कि आपका फ्यूचर है, इनको फ्री दिखाओ। पूरी दुनिया के अंदर करते हैं यार, लॉर्ड्स के अंदर भेजते हैं, एजबास्टन में भेजते हैं, हर जगह भेजते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स जो है, यूथ जो है, उनको एंगेज करना एक बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश हो सकती थी। अभी भी वक्त है वैसे, अभी काफ़ी मैचेस मौजूद हैं और आपकी इस तजवीज़ पर मेरे ख्याल में कान धरने चाहिए मैनेजमेंट को भी। अच्छा, आज के मैच को लेके क्या आपकी पेशगोई है? आपकी फेवरेट टीम, हमारी तो कम अज़ कम लाहौर कलंदर्स ही है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? पेशावर, लाहौर और मुल्तान में किसको देख रहे हैं आज? जुनैद वैसे वो भी लाहौरी हैं, उनकी भी लाहौर कलंदर ही होगी। मेरा तो लाहौर कलंदर, क्योंकि आतिफ मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो मैं तो हमेशा उसी को सपोर्ट करूंगा। और एट द एंड ऑफ द डे मैं उस चीज को जरूर सपोर्ट करूंगा कि क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। और इस पर्टिकुलरली इसको कहते हैं ना पाकिस्तान सुपर लीग, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान सिलेक्शन लीग है। सुपर तो है, सिलेक्शन लीग है, क्योंकि इसी के परफॉर्मेंस के ऊपर आपने आगे इंटरनेशनल टीम सिलेक्ट करनी है। अच्छा, साहब अगर ऐसा होता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये सिलेक्शन लीग भी है, अगर इस बिहाफ पर, इस परफॉर्मेंस के बिहाफ पर जो कि पीएसएल के अंदर हम देख रहे हैं प्लेयर्स की, इस बिहाफ पर अगर नेशनल टीम सिलेक्ट की जाती है, तो आपको लगता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जो कि हमारी नेशनल टीम के इस वक्त कप्तान भी हैं, और परफॉर्मेंस अगर हम उनकी देख लें तो इस वक्त वो 0 पर हैं, तो समझते हैं कि उनकी जगह बनती है, उनको सिलेक्ट किया जाना चाहिए? एक्सीलेंट क्वेश्चन। अगर बाबर फॉर्म में नहीं है, मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। अगर कोई लड़का अपने फॉर्म पे नहीं है, आप उसको रेस्ट कराओ।
आप उसको कहो कि जब तक ये फॉर्म इनकी रीगेन नहीं होती है, आप इनको कहो कि डोमेस्टिक जाके क्रिकेट खेलें, आपकी जो हमारी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास है, क्लब क्रिकेट खेलें, लेकिन खेलते रहें। और जब इनकी फॉर्म रीगेन हो जाएगी, 3-4 मैचेस में आपको पता चल जाएगा कि कौन कितनी विकेटें ले रहा है, कौन ये शाहीन शाह वही हुआ है कि जो कि पहले ओवर के अंदर ये दूसरे 2-3 ओवर में आपको विकेट्स ले देता है। क्या इसमें वो स्पार्क आ गया है? और बाबर की बात करते हैं, रिजवान की ले लो। बिल्कुल, रिजवान की टीम सबसे ज़्यादा मीर साहब सफ़र कर रही है, लेकिन जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि PSL के साथ साथ सुपर लीग के साथ साथ सिलेक्शन लीग भी है और होनी भी चाहिए, लेकिन PCB क्यों गुरेजा है इस बात को मानने से? वो कह रहे हैं कि जी क्राइटेरिया नहीं है PSL के अंदर से कौमी टीम के लिए सिलेक्शन की जा सके या यहीं से ही हम खिलाड़ी ले सकें। तो अगर ऐसा हो भी जाए तो इसमें क्या मुज़ायका है? ये जिसने भी कहा है उसको क्रिकेट की समझ ही नहीं है, बिल्कुल उसको कोई अकल नहीं है। और भाई जब आप करंट टूर्नामेंट खेलते हो, उसकी परफॉर्मेंस पे, करंट फॉर्म पे आप लड़के को सिलेक्ट करते हो, आप पास फॉर्म पे नहीं करते। हाँ जी, उसने 100 कर दिया था, उसने 6 आउट कर दिए, वो कर दिए थे। आज आपने देखना है कि फ्यूचर के अंदर 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर अगर आपका कोई टूर्नामेंट आ रहा है, तो अगर आज हम PSL खेल रहे हैं तो करंट फॉर्म में से लड़के बनाने हैं भाई, वरना PSL का फायदा क्या है? प्लीज टेल मी। ये कोई अच्छा पीजे साहब, आकिब जावेद साहब के भी जाने की स्टोरियां सामने आ रही हैं, लग रहा है कि वो भी जा रहे हैं और PCB इस हवाले से ऐलानात भी कर रहा है। तो क्या समझते हैं अगर आकिब जावेद जाते हैं तो उनकी जगह पर कोई नया नाम क्या हो सकता है, किसको आना चाहिए? क्योंकि उनकी सिलेक्शन पर भी काफ़ी एतराज़ात हुए हैं, पिछले काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। हमने किसी सिलेक्टर को छोड़ा है? हमने किसी चेयरमैन को छोड़ा है? हमने किसी को छोड़ा है पाकिस्तान? देखो, आकिब को आपने रखा और आप कहते हैं कि आपने अपनी टीम को बड़ा जबरदस्त करना है। ओ भाई, कैसे करोगे जब आप उसको कहते हो ये इंटरिम कोच है? इंटरिम कोच के साथ लड़कों के अंदर क्या कॉन्फिडेंस आएगा? वो कहेगा हाँ यार ये तो आया इंटरिम ही है, इसने तो चले जाना है, हमने तो यहाँ। लेकिन वो इंटरिम के साथ साथ बड़े बाइख्तियार भी थे, उनको तमाम तरह इख्तियारात दिए गए थे क्रिकेट से लेके, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि जब से उन्होंने ओहदा संभाला, एक के बाद एक शिकस्त का और बुरे तरीके से पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। आपको लगता है कि अब उन्हें खुद ही थैंक यू बोल के चले जाना चाहिए? नहीं जुनैद, देखो वो उसका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो, लाहौर कलंदर को कहां से कहां ले गया वो। आप ये देखो, आप उसकी चीज अब ऑल ऑफ अ सडन कहना कि भाई आकिब जावेद आके आपको एक को मिरेकल दे दे, मिरेकल नहीं दे सकता वो, मिरेकल बिल्कुल नहीं दे सकता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज ये जब हम खेल रहे थे आयरलैंड के खिलाफ 2007 का वर्ल्ड कप, तो मैच हम हार गए, तो ये बॉब ये टीम वापस आ रही, तो मैं तली और हम दरबार खड़े पवेलियन में, तो मैंने कहा बॉब व्हाट डू यू थिंक? उसने हाथ उठाया, उसने कहा आई कैन ओनली कोच दीज बॉयज हैव टू गो एंड परफॉर्म देमसेल्व्स। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उससे। देखो, जब आप कोच जो होता है वो लड़के को यही कह सकता है बेटा तुम जाके बॉलिंग भी ठीक करो, बैटिंग भी, और आगे तुम परफॉर्म ना करो तो कोच का क्या करें? कोच की छुट्टी कर दे? नहीं, आपने, मैं समझता हूँ इसके साथ आप रहे, इसको टाइम चाहिए, अपने आप को री-स्ट्रैटेजाइज करें, और जब तक आप इसको निकालेंगे नया आके क्या आपको कर देगा मुझे बता दें। बिल्कुल ठीक है, ये वही पाकिस्तान की हुकूमत वाला मामला है कि वक्त देना चाहिए, बार बार की तब्दीलियां जो हैं वो असरअंदाज होती हैं। बहुत शुक्रिया, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद है PSL के अच्छे मैचेस होंगे, लोगों की दिलचस्पी भी होगी और अच्छा टैलेंट उभर के सामने आएगा ताकि वो टीम का हिस्सा भी बने और टीम बिलाखिर अच्छा परफॉर्म करे। नाज़रीन, वेलकम बैक। और हम बात करते हैं ज़मीन की। आज वर्ल्ड अर्थ डे है। ज़मीन की हिफाजत हम सब की यकसां जिम्मेदारी है और इसके तहत हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। जनाब बिल्कुल जी, यौम अर्ज़ का मौजू है रीस्टोरिंग किया जाना अर्थ को, या ज़मीन के कुदरती माहौल की बाजियाबी। इसकी दुनिया के इसका मकसद ये है दुनिया के अंदर इसको मनाने का कि पूरा अर्ज़ को जो दरपेश मसाइल हैं, माहौलियाती हैं या दीगर हैं, उनके साथ निपटा किस तरह से जाए। हम देखते हैं कि हमारे वहाँ पाकिस्तान के अंदर दरख्तों की कमी होती जा रही है, जंगलात उखाड़े जा रहे हैं, दरख्त जो है वो काटे जा रहे हैं और उनकी जगह पर कंक्रीट के बड़े बड़े आपको घर और बिल्डिंग्स नजर आती हैं। यह है इशाल जो हम देख भी रहे हैं, भुगत भी रहे हैं कि ज़लज़लों, समुद्री तूफान, खुश्क साली, वाइल्ड
फायर्स और कहत वगैरह जैसे जो मसाइल हैं, अब वो आयरोस बढ़ते जा रहे हैं और अमेरिका जैसे सुपर पावर्स को भी इसका सामना है, सिर्फ हमें नहीं है। दुरुस्त। और इसका क्या हल होना चाहिए, किस तरह से इसको रोका जा सकता है, लॉ क्या इस हवाले से कहता है? हमारे साथ अली खलील साहब हैं, माहौलियाती कारकुन भी हैं, वकील हैं, ये स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। अच्छा अली, हम पहली बात तो यही से स्टार्ट कर लेते हैं कि कवानीन हमारे क्या कहते हैं। इस तरह का लॉ मौजूद है जो हम इस वक्त कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे स्पेशली लाहौर के अंदर ही अगर हम देख लें, सिर्फ यहाँ की ही बात कर लें तो पहले एक वक्त था जंगलात फैले हुए थे, बल्कि बहुत ज़्यादा काश्तकारी की ज़मीन हुआ करती थी जो हमने बचपन में देखी। बट अब वो कम होते होते हमें दूर दराज कहीं नज़र आए तो आए। सोसाइटीज़ इतनी फैल चुकी हैं, लॉ इस हवाले से क्या कहते हैं, नुकसानात इसके क्या हैं? अच्छा देखिए कि कवानीन तो हमारे पास 1997 से माहौलियात के ऊपर बेहतरीन मौजूद हैं। अगर मैं इसकी कानून की स्पेसिफिकली बात करूँ, 1997 में पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको बाद में 18वीं तरमीम के बाद पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कह दिया गया, जिसको पिपा भी कहते हैं हम ज़ुबान में। अब ये पूरे का पूरा आपके माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेहतरीन कानून है। इसके साथ मल्टीपल रूल्स मौजूद हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने इंडस्ट्रीज़ की बात की या हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात की, हमारे यहाँ ग्रीन लैंड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बनाने पर पाबंदी है। इसी तरह इंडस्ट्रियल एरिया में हाउसिंग सोसाइटी बनाने पर पाबंदी है, लेकिन देखिए तमाम खौफ नहीं है कि इनकी पकड़ होगी या इनसे कोई पूछेगा कौन? पहली बात तो ये। अगर तो हम ज़मीनी खुदाओं की बात करें तो वो तो इस पर रजामंद नहीं है, और हुकूमतें तो खुद इन्वॉल्व हैं। एग्जैक्टली। इवन मैं आपको इसमें जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मैं मिसाल दूं, पाकिस्तान में अगर लाहौर से अगर हम इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हो जी, तो शहूपुरा से कुछ एरिया चंद किलोमीटर पीछे वहाँ लिखा होगा, मोटरवे ने, गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है पाकिस्तान वर्ल्ड बेस्ट बनास्पति राइज एरिया जी, और बिल्कुल उसी स्पॉट के ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी कायदे में इंडस्ट्रियल स्टेट लगा दी। अब गवर्नमेंट ने लगाई है और हजारों एकड़ में लगाई है। तो ये सिर्फ अगले 5 साल के लिए हम सोचते हैं, 50 साल या 100 साल की? मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो होती है वो अपना शॉर्ट टर्म सोचती है, लॉन्ग टर्म नहीं सोचती। उन्होंने अपना टेन्योर पूरा करने के लिए वो सिर्फ अपने फिगर्स पूरे करते हैं कि हमने ये काम कर दिए, उस पर लॉन्ग टर्म नस्लों को क्या भुगतना पड़ेगा इस हद तक कोई नहीं सोचता। अच्छा अली, आप बता रहे थे कि अगर 5 मरले का भी घर है तो उसके अंदर 3 दरख्त होना ज़रूरी है, जो कि हमारे माहौल के अंदर इस वक्त चेंजिंग्स आ रही हैं, उससे बचा जा सकता है। इन्वायरमेंटल चेंज जितना हमें इस वक्त दरपेश है, दीगर ममालिक को भी उतना ही दरपेश है। बारिशें कहीं पर बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं पर कहत साली है, कहीं पर ओले पड़ते हैं, तो कहीं पर हम देखते हैं कि हीट वेव शुरू हो जाता है। ये मसाइल, और फिर उसके साथ साथ जंगलों की कटाई कहा जाता है कि ज़लज़लों की बहुत बड़ी वजह बनती है, जो कि इस वक्त हमें भी दरपेश है, बहुत सारे दीगर ममालिक में भी आ रहे हैं। दरख्तों के हवाले से बताइएगा कि एक इंसान को इंडिविजुअली कितने दरख्त लगा लेने चाहिए, और एक घर के अंदर जिस तरह आप बता रहे हैं कि 3 दरख्त होने चाहिए, इस हवाले से बताइए क्या कवानीन कहते हैं? अच्छा, मैं इसको कहता हूँ कि एनवायरनमेंट जो है ये आपका एक बिहेवियर है। मिसाल के तौर पे हमें अगर इस्लाम की बात करें, सबसे पहले उसने हमें कहा गया जी कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अब उस सफाई की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी लैंड भी है। सेकेंडली मैं कहता हूँ ज़मीन इज द आर्टिनेट ऑफ लाइफ। इन ज़मीन क्या, ज़मीन लाइफ है। अगर हम ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, इट्स मीन अपनी जनरेशन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, तो आज के दौर में दरख्त लगा कर जाना इट्स मीन के अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए सदका जा रही है, उन पर एहसान करके जाना है। लेकिन हमारा बिहेवियर नहीं, इट्स मीन कि हमारी इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर में शामिल नहीं है। सेकेंडली हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल जस्टिस का कंसेप्ट नहीं है। अगर इन्वायरमेंटल जस्टिस का कंसेप्ट हो, इन्वायरमेंटल जस्टिस का बिहेवियर हर शहरी की जिम्मेदारी है। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, हम देखते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज में या ऐसे पब्लिक लाखों दरख्त काट दिए, वहाँ पे जो दरख्त काटना और उसकी हिफाजत ना करना, ये तो अपनी जगह मसला है ही है। लोग जो जाते हैं वहाँ पे सैर सपाटे के लिए, वो फुजला जात या बकाया जात या जो गंदगी है, कचरा है, वो वहाँ पे वैसे का वैसे फेंक के रहते हैं, और ये कोशिश भी नहीं करते कि हमारी जिम्मेदारी है अगर हम गंद फैला रहे हैं तो। अब बदकिस्मती देखिए ना, हमारे नेशनल बिहेवियर्स के हैं जी, क्या इन्वायरमेंट, क्या लैंड, क्या ग्रीनरी हमारे इन्वायरमेंटल बिहेवियर्स में शामिल है? क्या हमारे घरों में इस पर बात होती है? क्या वालिदैन इस पर बात करते हैं? क्या उस्ताद इस पर बात करते हैं? क्या ये हमारे सिलेबस का पार्ट है? कहीं भी बात नहीं है। और एक इसकी छोटी सी मिसाल ये रिस्टोरिंग का मौजू भी रखा गया इस अर्थ डे के हवाले से। अगर हम देखें ना कि हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ हम गाड़ी से बाहर फेंक रहे हैं तो बच्चों को हम क्या लेसन दे रहे हैं, और उन्होंने वही बड़े होकर फिर वही करना है। एग्जैक्टली। उससे पहले एक और बड़ा एक अहम पॉइंट हम देखेंगे, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं जी, गाड़ी हम लोग चला रहे हैं फ्यूल पे। आपके यहाँ पे लाहौर में या पाकिस्तान में 90% तो फ्यूल ही क्वालिटी के मुताबिक नहीं है, वो जो एज पर स्टैंडर्ड्स हैं। आप और गवर्नमेंट को पता है, हम लाइक हम लाहौर में रहने वाले हैं ना, लाहौर पोल्यूशन के एतबार से दुनिया की एक वर्स्ट ट्रेन सिटी है। कहा जाता है कि ये इंसानी जिंदगी के लिए मौजूद शहर नहीं है, बिल्कुल, लेकिन हम उसके बावजूद यहाँ पे रहते हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं। हर साल हम एक तबाही भी देखते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारे यहाँ सांस लेना तक दुश्वार हो जाता है। तो क्या इसका पूरा साल हम क्या वर्किंग करते हैं कि एक दिन हम अगर इन्वायरमेंटल डे या वर्ल्ड अर्थ डे मना लेते हैं, क्या ये काफ़ी है? अच्छा, ये आपसे जानना चाहूँगी, ये काफ़ी नहीं है, लेकिन अब जो डे मनाया जा रहा है इसका मौजू रखा गया है रिस्टोरिंग अर्थ।
किस तरह से रिस्टोर किया जा सकता है अर्थ को, क्योंकि हम जिन मसाइल से गुजर रहे हैं अगर हमने उनका सदेबाब के लिए कोई इकदाम आज ना किए तो कल हमारे बच्चे इस फिजा में ना तो सांस ले सकते हैं और ये रहने के काबिल जैसे कि आज नहीं है तो कल आने वाले 4 साल बाद 10 साल बाद तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो किस तरह से रिस्टोरिंग की जा सकती है अर्थ की और इसको काबिले इस्तेमाल या काबिले रहने के काबिल बनाया जाए? कितना साल लगेंगे उसको? अच्छा देखिए कि वर्ल्ड अर्थ डे का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ 1970 से फर्स्ट टाइम, यानी 1970 को अगर हम देखें तो दूसरे लफ्जों में हमें देखना पड़ेगा जब से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ज्यादा रूज पकड़ा है तब से हम इन मसाइल में ज्यादा आगे। इसका मतलब है कि हम अपनी नेचुरल लाइफ की तरफ वापस मूव करना पड़ेगा। हम जितना अपनी आर्टिफिशियल लाइफ को छोड़ के, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल को छोड़कर नेचुरल लाइफस्टाइल पर जाएंगे, नेचर के पास जाना होगा, नेचुरल रिसोर्सेज पर हम रिलाई करेंगे, उतना हम लोग मैं समझता हूँ कि रिस्टोरिंग की तरफ मूव करते हैं। अच्छा चलिए हम ये इकदाम देखते हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जब भट्टों को किया जाता है जिगजैग टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर किया जाता है, गरीबों के भट्टे होते हैं आप उनके ऊपर इम्पोज करते हैं ये चीज़ें, उनको आप इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रांसफ़र करें, लेकिन जो फैक्ट्रीज़ हैं जिनके मालिकान पीछे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं उनको रेगुलेट किया जाना या उनको टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफ़र किया जाना जो कि इस वक्त आलूदगी फैलाने में बहुत बड़ी वजह बन रही हैं, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो ये बताइएगा भट्टे कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं हमारी फ़िज़ा को और ये जो फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं ये कितना नुकसान पहुँचा? अच्छा भट्टे तो नुकसान पहुँचा ही रही, हम इस बात से तो रिबटल नहीं कर सकते कि भट्टों को नुकसान नहीं है, एक बड़ा मेन नुकसान है और कंट्रोल करने से बहुत से मामला बेहतरी की तरफ जा भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज के ऊपर चेक हमारा वैसा नहीं है। उसकी रीजन एक स्ट्रॉन्ग माफिया बैठा हुआ है। एक आम इन्वायरमेंटल इंस्पेक्टर पहली बात तो ये वहां तक जाएगा नहीं, बस जाएगा भी तो हमारे यहाँ टीम वैसी नहीं। अब आके पंजाब गवर्नमेंट इसमें थोड़े से बेहतरी की तरफ इकदाम गए कि फोर्स बनाना शुरू की, लेकिन दूसरी तरफ देखना पड़ेगा क्या हमारे 14 स्केल के जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसकी इतनी वैल्यू है कि वो जाकर किसी अरबों की जो इंडस्ट्री है उसको जाके सील कर सके। 18-20 ग्रेड के अफसर की वो अहमियत नहीं जाती क्योंकि जो वहाँ पर बैठे हुए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो बिल्कुल वो बड़े बड़े वो कहते हैं ना समंदर के अंदर हाथ डाल के आप मगरमच्छ बैठे हैं इसके अंदर। हिस्सा डालने की बात की जाए अली भाई तो कौन कितना हिस्सा डाल रहा है, क्योंकि दरख्तों की कटाई होना, हाउसिंग सोसाइटीज़ का बनना और बागों का, जंगलों का कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो जाना या गाड़ियां धुआं छोड़ती हुई हमारा अपने तरफ से जो गंदगी आलूदगी फैलाना, तो अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा डैमेज क्या चीज़ कर रही है इस दुनिया को, ताकि उसको प्रायोरिटाइज करते हुए उसके मुताबिक उसका हल भी तजवीज़ किया जा सके? दो चीज़ें मैं समझता हूँ सबसे अहम है। पहली बात हुई कि हमने ग्रीनरी से जब से कट ऑफ किया है हम लोग तब से तबाही की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, नंबर फर्स्ट पे। नंबर 2 जब से हम लोग आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल की तरफ मूव कर गए हैं। आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल की हमारे एयर कंडीशन शामिल हो सकते हैं, हमारी ओवरलोडेड व्हीकल शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है हमारे इंडस्ट्रीज़ का रुझान वो भी शहरी इलाकों के दरमियान में। लाइक अगर मैं लाहौर की बात करूँ यहाँ 10 से 12 हज़ार इंडस्ट्री है आपकी सिर्फ लाहौर में, और आपके मोहल्ले में एक गली के अंदर इंडस्ट्री है, और आपकी बेतहाशा गुंजान आबादियां लाहौर में जहां मोहल्लों के अंदर इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं। दो चीजें चेक करनी पड़ेगी, पहले इंडस्ट्री आई तो उसके बाद सोसाइटी वहां पे कैसे आ गई, अगर सोसाइटी वहां पे मौजूद थी तो वहां पे इंडस्ट्री कैसे आ गई। अच्छा अभी सीएम साहिबा ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, स्मार्ट इन्वायरमेंट फोर्स उन्होंने जनरेट किया और वो हम फोर्स देख भी रहे थे, तादाद में एक लंबी तादाद लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की और वो इसका बाकायदा कैंपेन चला रहे थे। क्या समझते हैं कि इस तरह से इन्वायरमेंट को आलूदगी से पाक किया जा सकता है, इसमें कितना किरदार ये फोर्स अदा कर पाएगी, किस तरह का इकदाम है ये? मैं समझता हूँ कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कम से कम हमें कुछ ना कुछ तो होश आया। और मैं ऑन मेरिट अगर देखूँ तो सीएम पंजाब का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। इससे पहले हमारी हिस्ट्री में पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए। हाँ ये कह सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अभी भी हम बहुत कम हैं, लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन आएगा कि क्या ये इतने एम्पावर्ड हैं हमारी जो फोर्स आ रही है कि माफिया के आगे, इंडस्ट्रीज के आगे टकरा सके, कि ये किसी को, और क्या हमारे बिहेवियर्स में चीज शामिल है। लेकिन देखें ना, हमें पता होता है कि बच्चा जो बाइक चला रहा है वो छोटी उम्र में जैसे उसको ट्रैफिक वार्डन रोकता है फोन मिलाता है अपने अब्बू से, चाचू फलां 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 से बात करेंगे, वालिदैन को पता होता है कि हमारे बच्चे का ही उसमें फायदा रोकने में, उसके बावजूद उसको गलत सपोर्ट करते हैं। तो हम फोर्स को क्या सपोर्ट करने जा रहे हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स घर से भी स्टार्ट हमें करना चाहिए। हमें अपने घरों के अंदर जिस तरह से गार्बेज होता है उसको अलग अलग तरीकों से डिवाइड करना ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर हम देखते हैं कि अलग अलग कचरे के बॉक्सेस होते हैं कि आप कांच इसमें डालेंगे, आप प्लास्टिक बॉटल्स इसमें डालेंगे, आप गत्ते के डब्बे हैं तो इसमें डालेंगे, और फिर उसके बाद वो रिसाइकलिंग में जाता है। उससे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचता। अगर कहीं पर हमारा गार्बेज जब जाके फेंका जाता है तो बहुत सारे जानवर वहाँ पर जाते हैं, वो खाते हैं, कट जाते हैं, उनको नुकसान अलग पहुँचता है। उसके बाद वो जो इंसान वहाँ से कचरा चुन रहे हैं और वो दीगर जगहों पर जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ये बताइए क्योंकि अगर ये इकदाम
कदम एक नया हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया है, कदम नया उठाया गया है, तो उसमें ये भी इसका भी इजाफा किया जाना चाहिए था कि घरों में ये आगाही फ्राहम की जाती, एक आगाही मुहिम चलाई जाती कि किस तरह से कचरे को रिसाइकलिंग के लिए तैयार किया जा सकता है और अपने घर से आप ये कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें हमें घर घर तक मुहिम पहुंचानी चाहिए। सेकेंडली, इसको सिलेबस में शामिल करना पड़ेगा और इसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखिए ना, बाकी जितने सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लाइफ से ज़्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लाइफ सेविंग के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो जब तक हम, ये मेरी सजेशन भी, जब तक हम इसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे एनवायरनमेंट को, तब तक मामला बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे। इसका जो आप बात करिए, अगर हम उनको अलग अलग नहीं करते, इसका आपको मैं प्रैक्टिकल एक नुकसान पहुंचाता हूँ। हमारे यहाँ कूड़ा करकट को एक जगह पर इकट्ठा करके आमतौर पर आग लगा दी, उसमें हॉस्पिटल वेस्ट तक को आग लगाई जाती है। अब और हमारे यहाँ बेतहाशा इंडस्ट्रीज इवन हॉस्पिटल खुद पैदा कर रहे हैं। और आप देखें, आम शहरों का बिहेवियर है ये कि वो जहाँ पे कूड़ा करकट देते हैं और इकट्ठा करते हैं, हम समझते हैं हम बीमारियों को जला रहे हैं, हालांकि ये नहीं पता कि हम बीमारी फैला रहे हैं, बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। अली खलील हमारे साथ मौजूद थे और मकसद यही है नाज़रीन वर्ल्ड अर्थ डे मनाने का कि हम इस ज़मीन की अहमियत को समझें और इसका ख्याल जिम्मेदारी समझें। और जिस तरह से हमें अली बता रहे हैं कि अपने सिलेबस में इसको शामिल किया जाना ताकि बच्चों की तरबियत भी हो सके, जो आने वाली नस्ल है हमारी, वो इस चीज़ से आगाही उन्हें मिल सके कि कितना ज़रूरी है अपनी ज़मीन की हिफाजत करना। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अभी हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपकी सबकी दिलचस्पी का टॉपिक है। आजकल चिकन जो है वो बच्चे और बड़े सबकी पसंदीदा डिश बन चुकी है। टॉपिक इनको पसंद है या नहीं, चिकन तो सभी को पसंद है। पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, चाइनीज़ हो, हर चीज़ के अंदर चिकन इस्तेमाल किया जाता है और वो चिकन है ब्रायलर चिकन, जिसकी हमारे साथ आज मेहमान भी मौजूद है। हम जानेंगे ये कि कितनी अफादियत है इसकी। हार्मोन्स में कहा जाता है कि जी बड़ा तब्दीली का बायस है। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ज़हूर साहब जो कि पोल्ट्री एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। ये मामला है क्या, क्योंकि ब्रायलर चिकन की डिमांड पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोई भी डिश हो, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि उसके अंदर चिकन का इस्तेमाल ना हो, ये हो नहीं सकता। बच्चों बड़ों सभी के पसंदीदा है, लेकिन क्या वाकई में ये हमारी सेहत को तबाह कर रही है? क्योंकि जो फीड इन्हें इस्तेमाल की दी जा रही है उसमें और जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है फीड, उसमें बड़ा फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली जो फीड की अगर आप कहें कि पूरी दुनिया में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि हमारी जो फीड है वो बहुत ही अच्छी है। और अगर हम इसकी बात करें कॉस्ट की, तो जो 70% जो कॉस्ट है वो फीड की, और फीड में टोटली हम सोयाबीन बेस जो है वो फीड बना रहे होते हैं, जिसमें कोई जो है ना एनिमल सोर्स नहीं डालते, तो इसलिए ये जो है ना प्योर ऑर्गेनिक बेस है। और दूसरा जो है ना, हमारा कंट्री ऑलरेडी जो है ना वो प्रोटीन डेफिशिएंसी में है। मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा डॉक्टर साहब, अगर आप थोड़ा सा वजाहत कर दें। आप ये सारे जो ख़वाइस या जो ये क्वालिटीज़ बता रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा है? क्योंकि इस पे तो बड़ा मामला चला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक टाइम में बड़ा ज़ेर बहस रहा। फीड ही का तो मसला है, उसके अंदर स्टीरॉइड्स इस्तेमाल की जा रही हैं, उसमें फुजलाजात इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और कोई एक पैमाना भी नहीं है, कोई एक पैमाना भी नहीं है। तो ये अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। सर बिल्कुल, ये जो है ना मिथ बिल्कुल रॉन्ग है। स्टीरॉइड जो है ना वो बिल्कुल फीड में इस्तेमाल ही नहीं होते। पहले तो आप ये समझे कि जो स्टीरॉइड होते हैं ना वो प्रोटीन ही नेचर होते हैं। अगर आप थ्रू इन फीड देंगे ना तो इसकी जो स्टमक में है ना ये डी नेचर हो जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरा मुझे बताएं कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है। 1.08 बिलियन इसमें ना ब्रॉयलर प्रोडक्शन है और ग्रेटर 1980 बिलियन इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब मुझे बताएं, जो फीड मिल 150 इसके रजिस्टर्ड फीड मिल है और अरबों का बिजनेस है, क्या वो फुजला जात और इन चीजों पे कंप्रोमाइज करेंगे? एक फार्मर को 400 रुपए पर केजी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ पैरामीटर्स हैं, जो ग़िज़ा उनको खिलाई जाती है इस मुर्गी को या इस जो चिकन को, वो बाहर के स्टैंडर्ड से मुताबिकत नहीं रखती है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किया गया है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ मुर्गी पलती है वो चंद दिनों के अंदर ग्रो कर जाती है, और जो वहाँ पर जो दीगर ममालिक में पलती है ये मुर्गी बनती है वो महीनों के हिसाब से बनती है। अब जो एक चिकन देसी मुर्गी की अगर हम बात करें, तो अगर उसने
कोई 6 महीने लेने हैं परवरिश पाने में, बढ़ने में और काबिल इस्तेमाल होने के, वहाँ पर ये मुर्गी चंद दिनों के अंदर तैयार हो जाती है। तो आप मुझे बताइएगा, अगर ये इतनी ही ऑर्गेनिक फूड ले रहा है, फीड ले रहा है, तो किस तरह से ऑर्गेनिक फीड तो मैं भी ले रही हूँ, जुनेद भी ले रहे हैं, हम 30 साल के बाद 30 साल के ही हुए हैं, हम 10 दिनों के अंदर 30 साल के नहीं हो गए हैं, तो किस तरह से ऑर्गेनिक फूड के साथ, फीड के साथ ये इस तरह से इतनी जल्दी पवान चढ़ जाती हैं? अच्छा, ये इसमें ना आपने दो चीजें समझनी होती है। जब आप कहते हैं कि 35 डेज में तैयार हो रहा है, उसकी दो चीजें हैं, एक आपकी जीनोटाइप है और दूसरा आपका इन्वायरमेंट है। जीनोटाइप ये है कि हमने 100 साल पहले हमारी जेनेटिक्स कंपनी ने काम ही इस पे किया है कि जो ब्रायलर है उसमें जो वेट गेन वाले ट्रेड्स हैं उन पे काम किया, और दूसरा उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट दिया जिसमें आपकी फीड, आपका टेम्परेचर और आपकी डिजीज कंट्रोल, या हर चीज जो होती है ना ये कंट्रोल्ड होती है। तो जब आप उसके जेनेटिक्स पे काम करेंगे, प्रोटीन उसको अच्छी देंगे, 20% उसकी प्रोटीन होगी, वेल बैलेंस डाइट होगी, इन्वायरमेंटल उसका कंट्रोल होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होगी, और अच्छा, आपकी बीमारियों की ये जो सारी चीजें आप बता रहे हैं, अगर इसका वेट गेन 35 डेज में कंप्लीट होगा। हाँ, लेकिन 50 सालों में 364% बढ़ जाना इसके साइज का, ये तो इंडिकेशन कर रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, फीड में तब्दीली आई है। यकीनी तौर पे जो आज से 50 साल पहले फीड दी जा रही थी वो इतनी नुकसानदेह नहीं होगी, जो हमने शॉर्टकट के चक्कर में अपना ही नुकसान कर दिया। हाँ, ज़्यादा पैसा तो शायद बनाने लग गए हैं, आप बता रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रोडक्शन हो रही है दूसरे नंबर की, ऐसा भी हो रहा होगा, लेकिन क्या किस कीमत पे हम ये कर रहे हैं? ये जो साइज़ बढ़ गया, ये भी फैक्ट है ना, 364% कैसे बढ़ गया साइज़ 50 सालों में? सर, ये 364% इसलिए बढ़ा है कि क्योंकि हमने उसके जो बॉडी ट्रेड्स है ना, जो कि जेनेटिकली हमने मॉडिफाइड किए हैं, जो कि वेट गेन बेहतर करते हैं, उन पे हमने काम किया। मिसाल के तौर पर अब हम एक पेडिग्री लाइन होती है हमारे पास, ठीक है, उससे हम वो बर्ड या वो ऑफस्प्रिंग लेते हैं जिनका वेट गेन जो है ना अपने पेरेंट्स से ज्यादा होगा, उसको क्रॉस करवाते हैं, फिर आगे जो लेते हैं उनका जो ट्रेड लेते हैं वो उसके पेरेंट्स से ज्यादा होगा। इस तरह करते करते 6 जनरेशन के बाद जाके हमें वो डिजायर जो है ना ब्रीड मिलती है जो कि वेट गेन बेहतर कर सकती होती है। इसलिए जो बर्ड है, जी डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ी आपकी इस्लाह करवाना चाहूँगी अपने लिए भी, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि अगर 4 बच्चे हैं और एक बच्चा चिकन खा रहा है उसकी ग्रोथ कुछ और है, और एक बच्चा वेजिटेबल्स पे पल रहा है उसकी ग्रोथ कुछ और है, क्या नहीं मानते आप कि इसके अंदर हार्मोन्स इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, या फिर इस तरह की उनको फीड दी जाती है जो कि आपके बच्चों के ऊपर असरअंदाज हो रही है, उनको दिनों में बड़ा कर रही है, चाहे बच्चियाँ हैं या बड़े हैं, उनके हार्मोन्स पर भी असरअंदाज हो रही हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, स्टीरॉयड जो है ना फीड में पॉसिबल ही नहीं है। आपकी इतनी ज्यादा इंडस्ट्री है, सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, अरबों का काम है, आपकी फील्ड मिल है, आपकी हैचरी है, आपके ब्रीडर है, फार्म लेवल पे ये काम 30,000 बर्ड होता है एक हाउस में, ठीक है। अब मुझे बताएं उसको किस तरह हम पकड़ ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद शाह ज़हूर सटू थे, और वो कह रहे थे कि फ़ीड बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहरहाल बेहतरी की गुंजाइश है। इस पर मज़ीद वक्त होता तो शायद और बात की जाती, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और जिक्र करते हैं करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार मोइन अख्तर, जिनकी आज 14वीं बरसी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। और मोइन अख्तर एक नाम नहीं बल्कि एक दौर का नाम। बिल्कुल ऐसे ही है जी, उनके बहुत सारे लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर को फ़न की अकेडमी कहा जाता है, क्योंकि फिल्म हो या टीवी या फिर स्टेज ड्रामा, उन्होंने हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। जबकि मोइन अख्तर के तंज़ो मज़ाह से भरपूर जुमलों ने तहजीब का एक नया पहलू भी मुतारिफ करवाया। तो जनाब मोइन अख्तर महज अदाकार ही नहीं थे बल्कि एक दौर का नाम थे, जिन्होंने फ़तून लतीफ़ा के हर शोबे में अपनी सलाहियतों की धाक बिठाई। बिल्कुल, और अपनी फ़नकाराना खदमात के एतराफ़ में मोइन अख्तर को सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल, उनकी आज भी फिल्म में या कोई परफॉर्मेंस स्टेज पर वो सुनी जाए तो कह के बिखर जाते हैं, क्योंकि आज भी वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। बिल्कुल जी, हम उन्हें ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और अब अपने अगले टॉपिक की जानिब आते हैं, साइबर सिक्योरिटी। दौरे जदीद में रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहुत सारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए इंटरनेट पर इन्हिसार है हमारी मजबूरी बन चुकी है। हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं, और प्यारों से रब्ता करना हो या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, बैंकिंग
हैकिंग की कोई भी अब तो एक हमें मजबूरी बन सहूलत चुकी है लेनी ना, हो साइबर जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं उसके अंदर बहुत से हैकर्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। जैसे जैसे तरक्की कर रही है साइंस टेक्नोलॉजी, तो हैकर्स भी उसके अंदर इनोवेशन लेकर आ रहे हैं और बिल्कुल वो सही है, आपके वो भी जिद्दत के साथ अब हैकिंग बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से अपने मालूमात को महफूज बनाया जा सकता है, इन तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं इस्तेमाल है उसको महफूज बनाया जा सकता है। डॉक्टर रहमान साहब रहमान सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। यकीनी तौर पे हर शख्स की मजबूरी बन चुका है, जो दौर चल रहा है, आपके हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है तो आप जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इवन बच्चों के जो होमवर्क हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो भी अब इसी के ज़रिए हो रही हैं। तो किस तरह से साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, हैकर से ख़ुद को बचाया जाए? अस्सलामुअलैकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा सर, इसमें इस तरीके से है कि जाहिर है जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हम हैकिंग का भी शिकार वक्त के साथ ज्यादा होते चले जा रहे हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के साइबर अटैक्स होते हैं। रैंसमवेयर अटैक होता है, वो क्या करते हैं कि आप कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसी चीजें भेज देते हैं कि आपका जो डाटा है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, और वो ऐसा सोफिस्टिकेटेड डाटा होता है जो वो आपसे उसके बिहाफ पे पैसे मांग रहे होते हैं। स्पाईवेयर्स होते हैं जो हर टाइम आपके ऊपर स्पाइंग कर रहे होते हैं। उसके अलावा टॉर्जेंट्स हैं जो आपके बताते इस तरीके से हैं कि ये आपके बिल्कुल जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स हैं, और लेकिन उसके अंदर बैकएंड के ऊपर वायरसेस शामिल होते हैं। अच्छा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की इवॉल्वमेंट के साथ बैंकिंग जिस तरीके से हैं, आपके टेलीकॉम इदारे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे ऐसे सॉफ्टवेयर्स प्रोटेक्शन के लिए रखे होते हैं, लोग भी मौजूद होते हैं। अच्छा डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, अंदाजे बताते हैं कि साइबर क्राइम से आलमी मईशत को सालाना तकरीबन 400 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। ये किस तरह से जो हमारी पाकिस्तान की मईशत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है नुकसान, इसकी भी वजूहात बताइएगा, किस तरह से हो सकता है, इसका तरीक़ाकार बताइएगा। और हम लोग जो रोज़मर्रा में ट्रांजेक्शन करते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन अपने फ़ोन के अंदर रखते हैं, इसको किस तरह से हैक किया जा सकता है? जैसा सब बता भी रहे हैं कि आप तो यही समझ रहे होते हैं कि आपका ये ओरिजिनल आपकी ऐप है या आपका डाटा जो है यहाँ पर सेव है, आपको तो पता ही नहीं है कि आपका डाटा कहाँ पर जा रहा है। इवन हम देखते हैं कि बच्चियों की तस्वीरें लीक हो जाना, उनके साथ छेड़छाड़ किया जाना और फिर इस वजह से सुसाइड तक लोगों का पहुँच जाना, बहुत कुछ मामलात हैं जिसके अंदर छुपे हुए जो कि होते हैं। किस तरह से आपका डाटा हैक हो जाता है, अकाउंट तक रसाई हासिल हो जाती है, और जो ये माली नुकसान मैं बता रही हूँ आपको 400 अरब डॉलर्स का नुकसान, ये किस तरह से होता है? अच्छा, इसमें इस तरीके से है कि मैं आपको वही बता रहा था कि ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो बैंकिंग और टेलीकॉम इदारे यूज कर रहे हैं, लेकिन जो वो अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, लेकिन जो हैकर्स है ना, वो एक टर्म यूज होती है सोशल इंजीनियरिंग की, वो अटैक करते हैं ह्यूमन हैकिंग पे। ठीक है, ह्यूमन हैकिंग में क्या होता है कि वो फिशिंग लिंक्स भेजते हैं, आपको फेक ईमेल्स भेजते हैं, फेक मैसेजेस भेजते हैं, आपको ऐसे लिंक्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर खवातीन की या किसी की भी बात करूं, उनको कोई एक मैसेज आता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक डॉक्टर है, उनको मैसेज आया, इसकी भी डेथ हुई ड्यूरिंग कोविड। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि कोई लिंक आता है। जी 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 तो जब वो लिंक उनके पास आता है, तो उस लिंक पे जब वो क्लिक करते हैं तो बैकएंड के ऊपर पूरा का पूरा जो वायरस है वो चलने लग जाता है। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब, इसी की एक मिसाल भी बताता हूँ। हमारे ही एक अजीज़ के साथ ऐसा वाक़या हुआ कि एक कॉल आती है, वो कह रहे हैं कि जी आपकी डिलीवरी एक होनी है और आपके पास व्हाट्सएप पे एक कोड आया होगा, वो कोड मेरे साथ शेयर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने तो कोई इस तरह का ऑर्डर किया नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने पेमेंट भी कर दी है इसकी, आपने सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ये कोड बताना है और ये चीज़ आपको डिलीवर हो जाएगी। तो वक्त की कमी की वजह से वो कोड उन्होंने उनके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला कि अगर वो कोड बता देते तो आपकी सारी हसास मालूमात वो उनके पास चली जाती। तो ये क्या तरीक़ाकार है कि आप कोई व्हाट्सएप पे कोड रिसीव हो? जी, ये इसी सोशल इंजीनियरिंग की ही टाइप है, जिसमें वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन या आपसे कोड लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो आपको कॉल करते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है स्पूफिंग का। अब तो ये हो जाता है कि ऐसे अनएथिकल सॉफ्टवेयर मौजूद हैं कि जो आपकी आईपी एड्रेस को या आपके कॉन्टैक्ट नंबर को, फॉर एग्जांपल अगर बैंक का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो कुछ डॉलर्स पे करके वो पर्टिकुलर वो नंबर यूज करके आपको कॉल कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें हम नहीं यूज करें। इसका आसान तरीका प्रोटेक्शन के लिहाज से ये है कि आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखनी है। आपने ऑनलाइन कोई भी आपको कॉल करता है, आप किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। अगर वो आपसे कोड मांगता है, आपसे किसी भी फॉर्म में कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग रहा होता है, तो
आपने वो इंफॉर्मेशन अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पर साइबर क्राइम में इतनी जिद्दत आ रही है और नित नए तरीके आ रहे हैं, जाहिर है आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अब नए नए तरीके हैं, कोड्स भेजकर आपका पूरा डाटा लिया जा सकता है, आप अकाउंट खाली करवाया जा सकता है, बैंक की इंफॉर्मेशन आपकी पूरी की पूरी हासिल की जा सकती है कुछ डॉलर या पाउंड्स देकर। तो उसी तरह से जिद्दत तो साइंस ने बहुत ज़्यादा मजीद भी हासिल कर ली होगी इन साइबर अटैक से बचने के लिए। क्या कोई ऐसी ऐप्स मौजूद हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ मौजूद है जो अपने फ़ोन पे आप डाउनलोड कर लें और आप इस तरह के साइबर अटैक से महफूज रह सकते हैं? जी, इसमें इस तरीके से है कि एक तो डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले मैंने जिस तरीके से बताया कि आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखनी पड़ेगी आपके व्हाट्सएप के ऊपर। दूसरा, हम लोग बहुत आसान पासवर्ड्स रखते हैं, 1 2 3 रख लिया, 7 8 6 टाइप के रख लिया, ABCD रख लिया। तो आपने थोड़े से लॉन्गर वर्जन के पासवर्ड्स रखने हैं जिसमें आपके लिए मतलब आपको हैक करना मुश्किल हो जाए। सेकेंडली, हर उल्टे सीधे लिंक पे क्लिक ना करें। मैं आपको जस्ट एक वेबसाइट बता देता हूँ, बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं। वायरस टोटल के नाम से है, virusTotal.com। वहां पर आप कोई भी लिंक आपको आता है, इवन अब तो जो कोई आपको CV भेजता है, कोई फाइल भेजता है, उसके बैक एंड पे भी कोई पेलोड या वायरस मौजूद हो सकता है। तो ट्राई किया करें अपनी जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो थ्रू ईमेल करें, क्योंकि जो ईमेल है वहां पर ऐसे उनके बैकएंड पे वो होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब कि जब आप अकाउंट खुलवाते हैं किसी बैंक में या किसी ऐप को आप ज़ेर इस्तेमाल लेकर आते हैं, जिस तरह बड़ी ऐप्स हैं, अली एक्सप्रेस हो गया, अलीबाबा हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया, एक तो ये कि ये कितने सिक्योर हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं जाके अपना डाटा शेयर करते हैं और वो काबिल एतबार तो होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपको ऐसी कॉल्स आना मौसूल हो जाती हैं जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे होते, इसी तरह की फेक कॉल्स या आपकी मालूमात या डाटा पूछने से मुतल्लिक। तो क्या इन कंपनीज़ के पास अगर हम डाटा शेयर करते हैं वो महफूज है या यहाँ से भी लीक हो जाता है और वो फिर गलत इस्तेमाल होता है? जी बिल्कुल, आपका डाटा जो है वो कहीं से भी लीक आउट हो सकता है। इसके बहुत सारे वेज होते हैं। कोई इनसाइडर होता है जो आपकी इंफॉर्मेशन लीक कर देता है कुछ पैसों के एवज। तो इन सब से तो यह है कि आपने ऑलवेज हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपने हर चीज पे बिलीव नहीं करना, क्योंकि जो आप कॉल्स कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमारी आवाजें क्लोन हो सकती हैं। कोई मेरी आवाज में या वो क्लेम कर सकता है, मेरा नंबर स्पूफ करके आपको कॉल करके वो आपको इस तरीके से मतलब वो प्रिटेंड करेगा कि मैं ये वाला बंदा हूँ। इवन ऐसे लोग हैं, लोगों को ये पुलिस वाले बनकर कॉल करे, कहते हैं जी आपका फलाना बंदा जो है वो हमारे पास है, आप इस नंबर पे कुछ अमाउंट भेज दें तो हम उसको रिलीज कर देंगे। तो ये इस टाइप के बहुत सारे स्कैम। अब इसमें बचने का जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप ऐसे मॉडल्स बना सकते हैं कि वो आपको पहले से ही प्रेडिक्ट करके दे सकता है कि आपके चीजों में ये एनॉमली हो गई है। दूसरा, जो आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात करें तो पब्लिक वाईफाई के ऊपर कभी भी आपने जो ओपन फ्री वाईफाई होता है, आप एयरपोर्ट्स पे जा रहे होते हैं, वहां पर कभी भी ट्रांजैक्शंस वहां से ये बड़ी अहम मालूमात दी आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी जिद्दत हो रही है, वहीं पर साइबर क्राइम वाले और जिस तरह से ये स्कैमर्स हैं वो भी उतनी जिद्दत लेकर आ रहे हैं अपने काम के अंदर और बहुत सफाई के साथ आपका तमाम डाटा भी उस तक रसाई हासिल करते हैं, आपके अकाउंट्स तक भी रसाई हासिल करते हैं और बिल्कुल आपको ज़ीरो कर देते हैं। और ये आखिरी बात की है डॉक्टर साहब ने कि काबिल एतबार अगर वाईफाई नहीं है या ऐसा नेटवर्क जो कि आप जिसको जानते नहीं हैं, वहाँ से ट्रांजेक्शन ना करें, वहाँ से भी आपका डाटा लीक हो सकता है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी मालूमात को सिक्योरिटी को उसको यकीनी बनाइए, अपनी मालूमात किसी के साथ शेयर ना करें और हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को, ऐसी काली भेड़ों को न सिर्फ उनकी निशानदेही करे बल्कि ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिस पे साइबर क्राइम जो विंग है हमारा वो परफॉर्म करे और उन लोगों तक पकड़ जो है वो आसान हो सके। खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं आज के बाशऊर और पढ़े लिखे वालिदैन की जो कि परेशान हैं बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर और कामयाब करियर को लेकर। बच्चे भी परेशान नज़र आते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि ओ लेवल करना बेहतर रहेगा या फिर मैट्रिक, और वालिदैन भी इसी परेशानी का शिकार हैं, सोच बाजार में पड़े हुए हैं। और इसका हल क्या हो सकता है, यही जानने के लिए हमने कोशिश की है और जानते हैं
हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली शाह साहब, माहिर तालीम हैं, आपको वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो एक मखमसा है, 2 फेजेस सबसे अहम होते हैं पेरेंट्स की ज़िंदगी में। एक तो जब एडमिशन करवाने लगते हैं बच्चों का, कहाँ करवाया जाए, और उसके बाद फिर जब वो मैट्रिक के मरहले तक पहुँचते हैं तो फिर मैट्रिक सादा करवाई जाए या O लेवल करवाया जाए। इसमें से बेहतर क्या है, और क्या कोई एक सिस्टम वाकई में कामयाबी की ज़मानत है और दूसरा अगर आप करवाएंगे तो नाकाम हो जाएगा आपका बच्चा? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर टुडे। दैट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ एक न्यूज़ को कि हमेशा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कोशिश करते हैं सेगमेंट जो है आप लोग करते रहते हैं लोगों के लिए। तो जहाँ तक ताल्लुक है O लेवल और मैट्रिक का, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये O लेवल क्या है और मैट्रिक क्या है। मैट्रिक बुनियादी तौर पे हमारा बर्र-ए-सग़ीर का सदियों से चला आ रहा 10 साला निज़ाम तालीम है कि 10 साल के बाद बच्चा जो है वो अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इसी तरह UK के अंदर वहाँ पे भी ये एक 10 साला निज़ाम तालीम है। अब दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ जो मैट्रिक है वो एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स का कोर्स है जिसमें बच्चा 10 साल के बाद जाता है और उसके बाद वो चंद एक फील्ड्स को चूज़ कर सकता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो साइंस रख सकता है, बिल्कुल ऐसे ही आर्ट्स में जाना चाहता है। अब जाके थोड़ा हुकूमत ने साइंस उसमें ऐड हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जाके थोड़ा सा हुकूमत ने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया है कि इस दफ़ा 9th और 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा वॉस्ट किया है ताकि हम उस तरफ रास्ता निकले। और जहाँ तक ताल्लुक है O लेवल्स का, तो वहाँ पे आप कह रही कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, बच्चा जो है ऑप्शंस ज़्यादा हैं, बिल्कुल ऐसा, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। दोनों निज़ाम तालीम गलत नहीं है, अगर हम मैट्रिक भी कर लेते तो वो बहुत अच्छी बात है, वो हमारे मुल्क अच्छा, का। डॉक्टर साहब ये कहा जो जाता है कि जो मैट्रिक है वो, क्योंकि आपने भी बताया कि हमारा एक निज़ाम तालीम जो चला आ रहा है 10 साला, वो उसके मुताबिक है, उसके अंदर महदूद सब्जेक्ट्स हैं और उन्हीं को आपने रट्टाबाजी करके पूरी किताब का पेपर दे देना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी। और जो आपका O लेवल है उसके अंदर रिसर्च बेस्ड है, एक तो उसके अंदर सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, बच्चे को एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, उसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, वो हर चीज़ के बारे में सीखता है और फिर वो रिसर्च बेस्ड है, वो तरह से रट्टाबाजी करके पेपर नहीं देना। इसके अंदर हमें इतना फर्क तो समझ आ गया, लेकिन दोनों के जो पैरामीटर्स हैं कि आपने बच्चे को अगर मैट्रिक करवा लिया या आपने O लेवल करवा लिया, बच्चे के अंदर क्या कमी होगी या क्या बुनियादी फ़र्क आप महसूस करते हैं इन दोनों में? दोनों है तो निज़ाम तालीम ही और दोनों की डिग्री भी सेम रहेगी, सही, तो फिर फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये है कि एक लफ्ज़ है फ़ाहम, एक है अंडरस्टैंडिंग। अब जो हमारा मैट्रिक लेवल है उसमें हमारे बच्चे के इदराक और फ़ाहम इतना वॉस्ट नहीं होता। मेमोराइजेशन, मेमोरी सिस्टम है, मेमोराइज करता है बच्चा और उसको जाके छाप के आ जाता है। दुरुस्त। और जैसा अभी आप फरमा रही थी कि जो O लेवल्स का सिस्टम है वो रिसर्च बेस्ड है, उसमें चूंकि बच्चा कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा होता है। अब वो लोग कौन होते हैं जो कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे होते हैं? अब उसमें होते तो अगर हम कैटेगराइज करें बच्चों को तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। दुरुस्त। अब जाहिर है जो मैट्रिक कर रहा होता है उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होती है, मेमोरी होगी तो वो कॉन्सेप्चुअल सीखेगा ना, उसके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होगा, मेमोरी चूँकि ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए। और जो O लेवल वाला बच्चा है वो क्या करता है कि उसके पास मेमोरी भी होती है और फिर उसके बाद वो इदराक, वो फ़हम, वो समझ होती है कि उसको मैंने लिखना कैसे। हमारे यहाँ इशू ये है कि हमारा जो मैट्रिक वाला बच्चा है वो सेम टू सेम छाप के आ जाता है और जो O लेवल वाला है वो अपनी ओपिनियन के साथ, अपनी राय के साथ, अपनी रिसर्च के साथ अपना ब्रेन इस्तेमाल करते हुए, और जो दूसरा वो किताबों का रट्टाबाजी लगाता है। लेकिन अगर आप मार्कशीट की बात कर लें तो उसमें क्या डिफरेंस आता है? क्योंकि मैंने जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये होता है कि मेडिकल में जब बच्चा जाता है तो वहाँ पर जो O लेवल के बच्चे उनके मार्क्स कट जाते हैं, उनके लिए मेरिट की जो वो होती है पैरामीटर्स है वो उनको के ऊपर पूरा नहीं उतरता, लेकिन जो मैट्रिक करके बच्चा आता है वो पूरा उतर जाता है। ये थोड़ा सा डिफाइंड, उसमें ग्रेड सिस्टम है, इसमें मार्क्स हैं। मैं एक बात बताता हूं, बिल्कुल ऐसा ही है हमारे यहाँ। चूँकि अभी एक ताज़ा तरीन वाकई है कि एक डॉक्टर साहब हैं, तो उनका बच्चा जो था वो एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे वो उसी तरह वो रिसर्च बेस्ड स्टडी करता आ रहा था। अब जैसे ही वो 9th क्लास में पहुँचा है ना, तो डॉक्टर साहब ने कहा जी मैंने इसको अब 9th करवानी है, वो पाकिस्तान वाला मैट्रिक करवाना है मैंने। तो बड़े स्कूल ने कहा कि भाई इसको तो O लेवल्स करें। वो कहता है जी नहीं, मैंने तो बच्चे को डॉक्टर बनाना है। राइट। पता ये चला कि हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है हमारे निज़ाम तालीम में वो फिट है किसके लिए? एक डॉक्टर बनने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए वो फिट है, क्योंकि उन्हीं किताबों में से उसने क्या करना है, उसको क्रैम करना है, रट्टा लगाना है और उसने सेम टू सेम छाप देना है। हमारे यहाँ चूंकि ग्रेडिंग सेम टू सेम छापने से तो इसका हल क्या है? इसका हल क्या करेंगे और आप रिकमेंड क्या करेंगे पेरेंट्स को, बच्चों को, कि अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए O लेवल को सिलेक्ट करें
मैट्रिक को करें या फिर जो बेहतर कर सकते हैं वो करें? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये दोनों सिस्टम्स ही बहुत अच्छे हैं, गलत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि निज़ाम तालीम है ना। जी। अब चूज़ करने के लिए चूंकि हमारे पास मुल्क के वसाइल इतने अच्छे नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं Afford नहीं जिनको कर सकते। अफोर्डेबिलिटी नहीं, उन्होंने सिर्फ सुना होता है कि ओ लेवल्स, वो एक स्टेटस बन चुका है लोगों का ना, स्टेटस कॉन्शियस हो गए। जिनके पास नया नया पैसा आता है वो लोग भी कहते हैं हमारे बच्चों को ओ लेवल्स करना चाहिए। जिनके पास पहले से मौजूद होता है वो लोगों को अंकल होते हैं, कज़न होते हैं, वो बाहर होते हैं, वहाँ से आते हैं यार ओ लेवल्स कराओ बच्चों को, ऐसे होना चाहिए। वो ये नहीं देखते कि बच्चे की अप्रोच क्या है, मेंटालिटी क्या है, हर और उसकी वो बेस बन पाई है, वो बेस। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे घर के अंदर एग्जांपल है, मेरी भांजी और भांजे की, दोनों ही बहन भाई मेडिकल स्टूडेंट थे और एक ने मैट्रिक किया है और भांजे ने ओ लेवल किया है। और जब वो ओ लेवल करके मेडिकल का टेस्ट देने के लिए आया तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम हुए और हमें उसे आगा खान यूनिवर्सिटी भेजना पड़ा। और जो बेटी है वो क्योंकि मैट्रिक करके आई थी, वो मेरिट पर पूरी उतरी है और वो इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में जा रही है, जिसकी फीस चंद लाख, मतलब पता नहीं शायद सालाना उसकी बन रही है 5 लाख 6 लाख रुपया, और जो बच्चा है 20 लाख 25 लाख रुपया उसकी सालाना जा रही है। बस सोचे कि ओ लेवल तो हमने करवा लिया है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी की जहाँ बात आ रही है, हमने खर्चा उस पर बहुत किया, उसके ऊपर ओ लेवल के ऊपर एक फीसेस भी भारी हैं मैट्रिक की निस्बत, उसका पूरा सिस्टम जो है वो महंगा था और उसके बाद भी हमें महंगी फीसेस भरनी पड़ रही है। ये नहीं कि वो नालायक है, नालायक ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो नहीं। बहुत टॉपर बच्चा रहा है। उसको प्रॉब्लम ये आया कि इसकी एक जिंदा मिसाल मैंने पहले भी एक जो बच्चे आपने की दी, बताई भी है। अभी एक और मिसाल जैसे आप दे रही हैं कि एक बच्चा बड़े स्कूल से पढ़ के 9th में आया है, तो जैसे ही उसको वो याद करने के लिए क्वेश्चन मिला है तो वो माँ को जाके तो मामा मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, वो मुझे कहते हैं कि जी सेम टू सेम लिखें, और मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो पास से लिखना है। हमारे यहाँ ये होता है कि वो बच्चा जो पहले से आदी होता है ना याद करने का, तो वो लेवल पे आ जाता है। और कुछ क्वेश्चंस भी उन्हीं किताबों के अंदर से, उसी सिलेबस के अंदर से आ रहे होते हैं जो कि मैट्रिक में उन्होंने पढ़े होते हैं, ओ लेवल वाले को परेशानी इसमें होती है। अब पेरेंट्स को करना ये चाहिए कि बच्चे की क्वालिटी को देखें कि बच्चा उनकी अप्रोच कितनी अच्छी। हमारे यहाँ बेसिकली पेरेंट्स को भी ये ट्रेनिंग नहीं है कि वो अपने बच्चे के बारे में गेस कर सके, दुरुस्त। वो भी क्या कहते हैं सुनी सुनाई बात पे। अच्छा, वैसे ये डिसीजन पेरेंट्स को ही लेना चाहिए या बच्चे को खुद ये आज़ादी देनी चाहिए कि वो जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें खुद को बेहतर समझता है, वो सिलेक्ट करे? इसमें हमारे करियर काउंसलिंग की एक बहुत बड़ी कमी है। बच्चे को बुनियादी तौर पे इदारे के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, उसको वो माहौल प्रोवाइड किया जाता है कि उसने आगे चल के क्या करना है, राइट। हमारे असातिज़ा का ये बहुत ही एक कह लें कि इम्पॉर्टेंट रोल होना चाहिए कि वो बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करें कि बेटा आपने ये काम करना है, उनके लिए उनको मोटिवेशन। और इसमें ये तीनों जो अहम किरदार हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं, वो लूप में हो, जिसमें स्टूडेंट भी है, जिसमें टीचर भी हैं, जिसमें पेरेंट्स भी होते हैं, कि आपस में काउंसलिंग हो, आपस में डिस्कशन हो और फिर किसी अच्छा डॉक्टर साहब, हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो यही है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट बच्चे हैं उनको मैट्रिक की तरफ आना चाहिए, क्योंकि वो निज़ाम तालीम हमारे मेडिकल के स्टूडेंट के लिए फिट बैठता है, उससे मुताबिकत रखता है और वो बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है। जो मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है वो ओ लेवल करके ज़्यादा अच्छे से ग्रूम हो सकते हैं, उससे भी बल्कि बेहतर ये है कि जो जिसमें बेहतर परफॉर्म कर सकता है वो उसको सिलेक्ट करना चाहिए। आप स्पेसिफिक कर दें किसी, क्योंकि हमारे यहाँ ओ लेवल में मेडिकल के अंदर ओ लेवल की जो सीट्स रखी गई हैं वो भी महदूद रखी गई हैं। अब मेडिकल में जो ओ लेवल करके बच्चा आएगा, अगर सीट्स ही महदूद हैं तो किस तरह से एडमिशन सारों को मिल पाएगा? नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। तो होना ये चाहिए कि बच्चे को कुछ भी करवाएं। असल में अपॉर्चुनिटीज की बात होती है ना, जिनके पास पैसे हैं वो क्या करते हैं जी, ओ लेवल करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने ओ लेवल्स नहीं किया, वो यहाँ से बाहर की कंट्रीज में जाके वो राज कर रहे हैं, वो रूल कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों में। ऐसा नहीं कि उन्होंने ओ लेवल्स किया हुआ, वो तो आम सिंपल मैट्रिक करके, अभी भी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जो लोग जा रहे हैं वो सारे ओ लेवल्स करके तो नहीं जा रहे। बाहर लॉ करने जाते वो सारे ओ लेवल्स तो नहीं करके जाते, वो आम एक लॉ करते हैं, यहाँ से वो बाहर जाके पढ़ के वापस आते और कहते हैं बड़ा बड़ा वकील आ गया, तो वो मैट्रिक गया होता है। क्वालिटी एजुकेशन में भी बहुत फर्क है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं उस अल्लाह ताला के तोहफे की जिसके बहुत से फ़वाइद हैं, और अगर इसका इस्तेमाल आप कर दें तो दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो कम ही होता है, लेकिन कहते हैं ना कि आमले का इस्तेमाल और बड़ों का कहवा,
इसका जो फायदा है वो बाद आने में वाले पता वक्त में चलता पता लगता है। अच्छा, ये आंवले की बात हो रही है जिसको सेब भी, गरीबों का सेब भी कहा जाता था, और इस आंवले के बहुत सारे फवायद हैं। अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो भी आप आंवला इस्तेमाल करते हैं, दिलकश नजर आना चाहते हैं, खूबसूरत हेल्थी बाल बालों को, रखना चाहते हैं, हाँ, तो मजबूत और केमिकल चमकदार से भी अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल किस तरह से किया जाए ये हम जानेंगे। हकीम नियाज अहमद डियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। वेलकम टू शो कहेंगे हकीम साहब आपको। हकीम साहब, हमने आंवले की बहुत सारी खसूसियात बताई हैं। आंवले के अंदर कहते हैं विटामिन सी बड़ी वाफर मिकदार के अंदर पाया जाता है, और इसका इंटेक किस तरह से करें? और आंवला क्या खुश्क आंवला और सब्ज़ आंवला जो ताज़ा आंवला होता है, दोनों की अफादियत एक जैसी होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंवले के बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत भी है कि औले दा खादा ते स्याणे दे आखा, हमेशा बात जो पता चल रहा है। यानी इसके जो असरात हैं ये फौरी हमको ज़ाहिर नहीं होते, वो कुछ सालों में, कुछ अरसे इसके में। अंदर एक अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी है, सलाहियत रखी है कि ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म के कुव्वत निज़ाम को मुदाफ़ियत। मजबूत बनाता है, कुव्वत मुदाफ़ियत। जी। अच्छा, ये भी कहावत बनाई गई है कि वन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। ये भी कहा जाता है कि ये उस एप्पल के बारे में नहीं है, ये इस एप्पल के बारे में, यानी कि ये आंवला के बारे में कहा गया है कि एक आंवला डेली अगर आप लेते हैं तो डॉक्टर से हमेशा आप दूर रहेंगे, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें तो कोई भी नेचुरल हर्ब जो आपके मिजाज के मुताबिक है और आप उसके ख़वास को समझते हैं और आपके जिस्म की ज़रूरत है वो इस्तेमाल करेंगे तो तरीका लाभ इस्तेमाल हकीम साहब जी, बताइए। उसमें देखें जी, इसका कच्चा जूस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका बेहतरीन ये होता है कि 1-2 आंवले लें, उसमें कोई एक आधा चुकंदर और 1-2 गाजरें मिला के उसका जूस इस्तेमाल करें। ये हल्का सा तुरश होगा, अच्छा। क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बहुत ज़्यादा। तो डायरेक्ट इनटेक नहीं होगा, इसमें कुछ ऐड करना नहीं, पड़ेगा? ये आप डायरेक्ट अकेला नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर वो तुरशी ज़्यादा होती है, आपकी ज़बान को चुभेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर गाजर भी है, इसके अंदर चुकंदर भी है, इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा लीमू भी है, काली आधे मिर्च भी आंवले है, दुनिया के तो और आंवला भी है। वो इंशाल्लाह माशाल्लाह खत्म करने की आपकी ठीक है। सेहत का राज इसी डब्बे में शामिल बंद है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आंवले इसका मुरब्बा भी बनता है और इसका अचार भी बनता है। आप इसको मुरब्बे की शक्ल में इस्तेमाल करें तो इसके कम से कम 1-2 दाने खाली पेट पर इस्तेमाल करें। ये आपके दिल को ताकत भी देता है, और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि ये जो हमारे आज़ाए रईसा जो होते हैं, जिन्हें हम हवास खमसा भी कहते हैं, अच्छा, ये उनको ताकत देता है क्योंकि इसमें अंदर विटामिन ई भी होती है, विटामिन ए भी होता है। ये हमारी आंखों की बिनाई का बहुत बेहतरीन मुहाफिज है, खासकर वो जो धुंध जाला से नहीं जिसे कहते हैं कम नजर आना शुरू हो जाता है वक्त से पहले। जी। आप इसका खाने में इस्तेमाल करेंगे तो भी फायदा होगा। अरे वाह। अगर आप इसको खुश्क को बारीक पीस कर बतौर सुरम भी लगाएंगे तो उससे भी आप। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कुछ दिन पहले ना इसको वो बॉयल स्टीम करके, तो मैंने इसको वो सिलबट्टे के ऊपर ना इसकी चटनी भी बनवाई हुई थी, बीच में नमक मिर्च पुदीना डलवा के, प्याज और टमाटर डलवा के, वो भी बड़ी यमी सी बनी हुई थी। वो मेरे हांसामा ने बड़ी अच्छी चटनी उस तरह की बनाई हुई थी। तो क्या हम इस तरह से भी ले सकते हैं? वो स्टीम था और वो अच्छे से कूटा गया उसके अंदर, और उसका टेस्ट उस तरह का नहीं आया क्योंकि टमाटर भी बीच में ऐड हो गया, प्याज भी ऐड हो गया, धनिया पुदीना भी ऐड हो गया। इसका जो ग़िज़ाइयत और इसका टेस्ट लेने का हल यही है कि आप उसको, जैसे हम आम की चटनी बनाते हैं, मुख्तलिफ आलू बुखारे की चटनी बनाते हैं, आप इसकी वैसे चटनी बना के आप इसका इस्तेमाल करें। अच्छा, बालों के लिए कहा जाता है बड़ा मुफीद है, तो बालों पे इसका इस्तेमाल क्या इससे? सर बालों इसका पे जूस इस्तेमाल निकाला करने जाए? के लिए इसके 2 तरीके हैं। अच्छा, एक तो ये है कि आप सब्ज़ आमले ले लें, कोई मसलन आपने 1 किलो आमले ले लिए, फ्रेश आंवला होता है, फ्रेश आमला ले लिया, ठीक। उसको आपने कोई 3-4 किलो पानी में डालें, ठीक है। इसको हल्की आंच पे पकाना शुरू करें। जब ये गल के इसकी सिर्फ गुठली रह जाए फिर इसमें आप सरसों का तेल डाल लें, तो 1.5-2 किलो, अच्छा, ठीक है। और उसको आप हिलाते रहें किसी लोहे के कढ़ाई औजार के के अंदर। साथ। ठीक है। पीतल या तांबा या जो स्टील का जो भी है। नहीं, जो नहीं, उसको लोहे हिलाने की के लिए कढ़ाई आपके पास का लोहे का होना चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा होता है। अच्छा, आयरन जो होता है ये स्याही की अलामत है। अच्छा, आप उसको हिलाते रहेंगे, जब ये गाढ़ा सा मवाद पेस्ट बन जाएगा तो आप उसको अपने बालों पे लगाएं और जड़ों तक लगाएं, बॉटल्स में डाल। तो उससे क्या होगा, आपके बालों की रंगत नेचुरल ब्लैक होगी। हाँ, बाल मजबूत भी अच्छा, अगर खुदा न खास्ता कबल इस वक्त, जैसे कि आजकल हमारे नौजवानों में गंजपन कुछ बाल झड़ जाते हैं, सिकरी आ जाती है, अगर वो इशू है तो उससे वो भी दोबारा रीग्रो हो जाए। अच्छा हकीम साहब, जो आपके अपने बालों का रंग है काला स्याह नज़र आ रहा है, ये आंवले की बदौलत है? क्योंकि हम लोग जो देखते हैं कि मेरे अपने बाल जो आधा सर जो वो सफ़ेद हो गया हुआ है, आंवला लगाने से वाकई असर होगा? मैं अगर आंवला बालों पे लगाना शुरू कर दूं? इसमें आप सबसे पहले तो ये आपका मेटाबॉलिज्म, हमारे बालों का ताल्लुक हमारे इनर सिस्टम से है। आपके ब्लड के रास्ते जो हमारे बालों को ग़िज़ाइयत मिलती है ना, क्योंकि इसके अंदर कैरोटीन भी है,
आंवले के अंदर नायासिन भी है, इसके अंदर फास्फोरस भी है, इसके अंदर आयरन भी है, अच्छा। इसके अंदर वो तमाम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे बालों की ग़िज़ाइयत, उसकी रंगत और उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और ये पूरा साल आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बता रहे हैं इसकी दो खुसूसियात हैं, एक तो ये खुश्क है और ठंडा है। तो एक तो इसको किस चीज़ के साथ ऐड करें, इसका असर ज़ायल हो जाए या नुकसान ना पहुंचाए, और पूरा साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अगर तो आप इसको खुश्क की शक्ल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका पाउडर आप या तो बादाम रोगन में इसको चरब कर लें, अच्छा, ठीक है। ताकि इसको भिगो के रखें, बादाम रोगन इसके अंदर जज़ब हो जाए। और वो आपने अप्लाई करना है या खाने वो के लिए खाने इस्तेमाल के लिए करना है? उसमें थोड़ा सा शहद मिला के उसका टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल करें। ठीक। उससे आपके आज़ाए रईसा, आपके आसाब, आपका दिल, आपका दिमाग और ख़ासकर जो आपका मेटाबॉलिज्म है, आपकी अंतड़ियाँ जो हैं, चूँकि इसके अंदर फाइबर की एक वसी जो है, एक कसीर मिकदार होती वाह है, जी वाह। तो उस लिहाज से ये आपके स्टमक को भी ठीक करेगा, आपकी अंतड़ियों के लिए भी मुफीद है। ज़बरदस्त। तो अच्छा हकीम साहब, हम में से ज़्यादातर लोग, बल्कि ज़्यादातर क्या लोग, हर बंदा जवान रहना चाहता है। जी जी। इसके अंदर जिस तरह से आप बता रहे हैं न्यूट्रिशन से भरपूर ये आंवला है, अगर हम ये तमाम वाइटामिन मिनरल्स जो इसके अंदर मौजूद हैं इसका इंटेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम जवान रहेंगे। तो क्या जवान रहने के लिए आंवला बेहतरीन ग़िज़ा माना जा सकता है? देखिए जी, तिब्बी माहिरीन ने सदियों पहले इसके बारे में कहा है ये रसायन है, एंटी एजिंग। वाह, ये इंसान के बुढ़ापे को वापस जवानी पे ले आता है। यानी कि आजकल जो महंगे महंगे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, ये सर्जरी करवानी ज़रूरत पड़ती है, नहीं है। उससे जान छूट जाएगी। हमारे यहाँ तिब में एक मशहूर मुरक्कब है तिरफला, जिसमें 3 फल होते हैं, आंवले, भेड़े और हरड़। जब आप तीनों के इस मुरक्कब का, इसको आप उसमें बादाम रोगन में चरब करें, हफ्ता 10 दिन उसमें तर रहे, ठीक। उसको खुश कर लें, फिर कर लें, 3 बार उसको बादाम रोगन में चरब करें, फिर उसमें शहद मिला के उसकी माजून बना लें, बड़े बड़े एक्टर्स और आते हैं। इसको आप 365 दिन आपने मतवातर करना है इस्तेमाल। अच्छा, यानी कि पूरा साल आप पूरा साल आप अपने सुबह खाली पेट दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह 70 साल का बाबा जो है वो भी 35 पे आ जाएगा। अच्छा, वो एक्टर्स की बात कर रही थी, मलाइका अरोड़ा के बारे में बड़ा मशहूर है, वो जवान होती जा रही है डे बाय डे, जैसे 50 से क्रॉस की है, वो फिर से लगता है कि 20 साल की हो गई है, और वो अपनी डाइट के अंदर कहती है कि मैं आंवले का इस्तेमाल लाजमी करती हूँ। इंडिया में वैसे भी आंवला बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ और वो आंवले का कहती है कि मैं इस्तेमाल आंवले का नहीं, इस्तेमाल और भी बहुत बड़े जतन है, आपकी लाइफस्टाइल आपको एक्टिव रखना अपने आप एक्सरसाइज है, वो को। सारी चीजें। लेकिन आंवले सब के बारे में जतनों में आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसका एक्टिव और फ़ाल होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। जब तक वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो हम खाते हैं अगर वो ग़िज़ाइयत हमें पूरी तरह नहीं वो मिल थोड़ा सा पाएगी। ये भी बताइए कि एक तो किसी एक्सपर्ट की राय ले ली जाए, जिस तरह से हमने आपको मदद किया, किन किन बीमारियों के लिए ये मुफीद है और कितनी क्वांटिटी एक दिन में इसकी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेस या ज़्यादती वो किसी चीज़ की भी नुकसानदेह हो सकती है, तो कितनी क्वांटिटी एक बंदे के लिए एक दिन में? आंवले का जो खुश्क पाउडर है ये 1 से 3 ग्राम तक, अगर आपने इसको एज ए डायरेक्ट पाउडर लेना है, स्पून में अगर बताएं, टेबल स्पून या टी स्पून? अगर तो आपने इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है तो 1/4 छोटा चाय का चौथाई चम्मच चाय का चम्मच का भी चौथा हिस्सा, जो टीस्पून है, ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि वो नॉर्मली 5 ग्राम उसमें आता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको पानी के मिला के, जैसे हम उसका सिर्फ जस्ट आपने पानी यूज़ करना है, ठीक है, तो आप 3 ग्राम रात को पानी में भिगो दें। अच्छा, खासकर ये ऐसी ख़वातीन जिनकी डिलीवरी के बाद चेहरे पे आपने देखा ब्लैक रंग की शाइन आ जाती है, स्पॉट्स आ जाते हैं। उसके लिए आप इसको रात को वो 1 चम्मच छोटे वाला भिगो के पानी में रखें, सुबह अपने खाली पेट सिर्फ पानी पीना है। उससे आंवले का पानी, आंवले का पानी, उसको इसमें पाउडर आपने डाला जूस हुआ है? उसका बना के, नहीं, उसको रात को पानी में उस खुश्क पाउडर को पानी में भिगो के ठीक हो रखें, गया। सुबह छान के पी लें। ठीक है। ये चेहरे की जितनी छाइयाँ हैं, चेहरे की स्किन की ग्लोइंग बेहतरीन हो आपका कॉम्प्लेक्शन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो fair साफ हो होना शुरू जाएगा। जाता इसी है, तरह वापस जिन लोगों को आना शुरू हो जाता है। नक्सीर का इशू रहता है, नाक से खून आता है, अगर इसका पाउडर आप पेस्ट बना के अपनी पेशानी पर लगा लेंगे तो उससे रिलीफ मिलेगा। खून का आना बंद हो जाएगा, नक्सीर बहना बंद हो जाएगी। इसी तरह ऐसे लोग जो तबखीर का शिकार रहते हैं, तबखीर क्या है? तबखीर मैदे के अंदर गैस का भर जाना, और उसकी वजह से कुछ लोगों को सर चक्कर आता है, कुछ लोगों को यहाँ पे दबाव बढ़ता है छाती पे, और छाती पे दबाव है, तेजाबियत है जी, और वो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपको हार्ट का इशू है, लेकिन वो होता नहीं, वो तबखीर का इशू होता है, वो गैस का इशू होता है। गैस जो होता है। ठीक। उसके लिए आप ये करें कि इसका मुरब्बा खाली पेट इस्तेमाल करें, अच्छा, या जैसे मैंने बताया कि इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शुगर के लिए ये ऐसा साइंटिफिक इलाज है, अच्छा, जो खासकर आपकी जो इंसुलिन है उसके लिए। क्या 1 चम्मच आप फ्रेश आंवले का जूस लें और 1 चम्मच करेले का जूस, इन दोनों को मिक्स कर लें, अच्छा, आप उसको खाली पेट पिए। ठीक। अगर ये नहीं कर सकते तो आप आंवले, करेले
और जामन की गुठली जो होती है, इन तीनों का हम पीस लें। पाउडर अच्छा, बना डॉक्टर लें और कैप्सूल्स में भर के ठीक है। अब तो वो खाली पेट 1-2 कैप्सूल इस्तेमाल अरे करें। वाह। इससे नेचुरली आपको किसी भी इंसुलिन की किसी भी दूसरी सपोर्टिंग मेडिसिन बहुत बड़ा अच्छा तोहफा डॉक्टर साहब, दिया। क्या बच्चों के लिए भी ये सेफ है? आंवला उनको दिया जा सकता है, छोटे बच्चों को? छोटे बच्चों के लिए ये बेहतरीन है, खासकर वो छोटे बच्चे जिनको इस हाल का इशू होता है, मोशंस के, बच्चों के अच्छा। मोशन बंद नहीं होते। आप 2 आंवले ले लें, मुरब्बा जो सेब होता है उसका मुरब्बा जो है आंवले का, जी जी। और उसमें इलायची कलां, वो 2 इलायची के दाने निकाल के उनको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके यकजान करके वो पेस्ट बना लें। इलायची कला, बड़ी इलायची जो बड़ी इलायची जो सब्ज़ होती है। इलायची? नहीं बड़ी नहीं, बड़ी इलायची, अच्छा, बड़ी इलायची। मसाले वाली इलायची। अच्छा। 2 इलायची के दाने निकालें और 2 आंवले मुरब्बा जो लेके उसकी गुठली निकाल के ठीक है। इनको बिल्कुल ग्राइंड करके पेस्ट बना लें, ठीक है। और उस छोटे बच्चे को आप 1/4 चम्मच दें। ठीक। वो अच्छा, बच्चे दाने आपने पीस का है पूरा या उसके अंदर से तोड़ के कोई दाने? नहीं, सिर्फ उसके दाने निकाल लें, पीस, उसके अंदर से दाने निकालने हैं। उनको आप पेस्ट बना लें। वो बच्चे जिन पे कोई मेडिसिन असर नहीं करती, ना कोई ड्रिप करती है, ना कोई किसी किस्म की, उस बच्चे को वो दें 3री-4थी खुराक में उसके मोशन, क्योंकि आंवला जो है ये अंतरियों के लिए लाजवाब मेडिसिन है। अंतरियों की जो इन्फेक्शन होती है, अंतरियों में जो सूजन है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत पाया जाता है, और विटामिन सी जो है वो हमारी इंटरनल जो इन्फेक्शन है उसकी रिकवरी के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है विटामिन सी। स्किन की ग्लोइंग जो है, हमारे स्किन की जो खासकर ये जो शाइनिंग है, जी। हमारे जो चमकदार स्किन के सेल्स उनमें जो टाइटनेस जी, है, जी, जी। ये जो झुर्रियाँ पड़ती हैं, ये जो ढीलापन आ जाता है वक्त से इवन पहले, जो हमारा कम्प्लेक्शन है हमारे स्किन को फेयर करता है क्योंकि विटामिन सी है। इसके लिए आप आंवले का पानी चेहरे पे अगर लगाएंगे निकाल के फ्रेश का, उससे आपके चेहरे पे ग्लोइंग आएगी। इस तरह आप अगर उसके जो आंवले के जो पाउडर है उसका पेस्ट बना के ना दूध में वो चेहरे पे 15-20 मिनट लगा के धोएं, आपको फौरी तौर पर पता चलेगा कि आपके जबरदस्त चेहरे हकीम पे साहब, आपने ऐसे नुस्खे बता दिए हैं हमारे इसमें से देखने आगे भी वालों को। अगर याद रह जाए, उस पे अमल कर लें तो अमल मेरे ख्याल में कर बड़ी लिया बात है। जाए। हमारी बहुत शुक्रिया हकीम नियाज अहमद दयाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और विटामिन सी वो मिनरल से, विटामिन से भरपूर है। आप इसका इस्तेमाल अगर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं तो आप हमेशा जवान तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ आप बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं और आप हमेशा तंदुरुस्त, चाको चौबंद, खूबसूरत और शाइनी स्किन के साथ, कॉम्प्लेक्शन फेयर, इस तमाम तरह खसूसियत क्योंकि इसमें पाई जाती हैं। लेकिन शर्त यह है कि इस पे अमल करना होगा। हमें आज इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।